जंग अखबार के बैक पेज की क्लिपिंग भेजी जिसमें खबर लगी हुई थी कि मुकामी अखबार के मालिकान के अरेस्ट वारंट जारी। जिसमें मरहूम आरिफ निजामी साहब का जी भी जी जी, वो नाम था। फौत हो चुके हुए थे, तो वो भी उनके भी अरेस्ट वारंट जारी हो वाह चुके थे। वाह वो वाह। तो अरेस्ट वारंट का जारी थे, उन्होंने बेसिकली क्रिमिनल केस फाइल किया। उन्होंने से मुराद एक्चुअली किया तो जेएस ने। अस्सलाम वालेकुम, निज़ाम वक्त में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी। आज नाज़िर हमें ज्वाइन किया बाबर निज़ामी साहब ने। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। पब्लिशिंग एडिटर है प्रॉफिट मैगजीन के। ज़रा उनसे बात करेंगे बिजनेस जर्नलिज्म के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर। प्रिंट मीडिया जो है वो एक इंडस्ट्री है जो आपको जिसका पता नहीं होगा, लेकिन वो अखबार छापते हैं, अभी तक छाप रहे हैं। आप पढ़ते कम है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते, लेकिन बाबर साहब हमें बताएंगे कि पढ़ते कम क्यों हैं और आने वाले दिनों में क्या होने लगा। बाबर साहब थैंक यू सो मच। बल्कि मैं बाबर अस्सलाम भाई वालेकुम। कहूँगा क्योंकि हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, 10 साल से हम कॉलीग्स भी हैं। लेकिन मैं ज़रा स्वे कर गया हूँ, बाबर साहब अभी जो है वो जमहूरियत की खातिर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो जी असद, क्या हाल है? अच्छा अच्छा। हाँ जी। बाबर, सबसे पहले सवाल ये कि आपने जो मोल्ड है प्रिंट इंडस्ट्री का, उसको थोड़ा तोड़ने का फैसला किया। खैर फैसला तो आप बड़ी देर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आपने प्रॉफिट मैगजीन के ज़रिए जो है उस मोल्ड को तोड़ा। तो सबसे पहले तो बताएं कि प्रॉफिट मैगजीन लाने की वजूहत क्या थी, गैप था, अभी भी है? अगर गैप फिल हो गया तो आपने किया या किसी और ने किया? हाँ असद, सो प्रॉफिट मैगज़ीन हमने सो आइडिया तो मेरा बड़ा पुराना था। सो जब मैं आपके वालिद के साथ जी। नेशन में होता था, सो एक मनी के नाम से मैगज़ीन शुरू किया। सो बिज़नेस, मैंने एमबीए किया हुआ था। जर्नलिज्म में मैं इस वजह से आ गया था, जर्नलिज्म तो गलत लफ्ज़ होगा, बट मीडिया में मैं इस वजह से आ गया कि ख़ानदानी एक वो बैकग्राउंड थी। तो और तो कुछ समझ नहीं आती थी सियासत वगैरह, तो मैंने कहा यार एक बिज़नेस मैगज़ीन प्रॉफिट में शुरू करते हैं। वहाँ खैर आपके वालिद साहब यानी आरिफ निज़ामी साहब के भी जो बड़े थे, जो उनके चचा मजीद निज़ामी साहब, तो वो उन्होंने वो बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि यार खर्चा ज़्यादा हो रहा है। वो करते होते थे। हाँ, वो ऐसे ही करते होते थे, तो वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और वो बिल्कुल ऐसे ही करते होते थे। तो उन्होंने कहा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा, तो बंद कर देते हैं। तो वो बंद हो गया। तो जब पाकिस्तान टुडे शुरू किया आरिफ साहब के साथ, तो मैं आरिफ साहब कह रहा हूँ, वैसे तो वो मेरे मामू लगते हैं, बट हम भी उनको क्योंकि हम मैं भी आरिफ साहब ही कह रहा हूँ। क्योंकि उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी हाँ, में। दफ्तर में आरिफ साहब हाँ, ऐसे घर पे और तो खैर पाकिस्तान टुडे शुरू किया। पाकिस्तान टुडे जब शुरू कर रहे थे, तो मैंने तब भी उनको कोशिश की कि मैं कन्विंस करूँ कि जी एक जनरल न्यूज़पेपर नहीं शुरू करते, एक बिजनेस पब्लिकेशन, बिजनेस न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर पाकिस्तान में इकलौता बिजनेस न्यूज़पेपर है। और मेरा उस वक्त भी ख्याल था, आज भी ये ख्याल है कि बिजनेस रिकॉर्डर एक काफ़ी मतलब बस ठीक सा प्रोडक्ट है। बाबुओं का अखबार है। हाँ, और बाबुओं का अखबार भी है और बाबुओं का अखबार भी है, दोनों। और उसके अंदर इतनी एक्सेसिबल नहीं है बिजनेस न्यूज़, यानी लोगों को समझ ही नहीं आती। बहुत से लोग जो इंडस्ट्री के हैं उनको भी समझ नहीं आती कि ये इतनी टेक्निकल जार्गन क्या है। बट तो उस वक्त आरिफ साहब का ऑब्वियसली ये डिफरेंट एम्बिशंस, तो उन्होंने मुझे उस वक्त ना भी नहीं किया। उनका एक बड़ा ये कमाल होता, ना नहीं करते होते थे, तो बड़े तरीके से बेवकूफ़ बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बाबर, लेट्स डू पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिर्फ इकोनॉमी ना और सिर्फ पॉलिटिक्स ना। तो कहे तो मैंने कहा हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा वैसे फाइनेंशियल टाइम्स है ना, वैसे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको पाकिस्तान टुडे उस वक्त नाम नहीं, अखबार का नाम हम सोच रहे थे। मैंने उनको 4-5 अखबार के नाम सजेस्ट किए जिसके अंदर, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स टाइप पॉलिटिकल इकोनॉमी का अखबार शुरू करते हैं। तो मैंने 4-5 नाम सजेस्ट किए जिसके अंदर कोई ना कोई इकोनॉमी या बिजनेस का एंगल था। तो उन्होंने वो सारे रद्द करके उन्होंने पाकिस्तान टुडे नाम रखा। तो मुझे तब भी पूरा यकीन समझ नहीं आई थी कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और असल में वो कम्प्लीटली एक पॉलिटिक्स का और जनरल न्यूज़पेपर लॉन्च कर रहे हैं। और ये सिर्फ मुझे उन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। तो जब 2 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान टुडे में तो ऐसा कुछ बिजनेस वाला चीज़ नहीं हो रही, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके प्रॉफिट के नाम से एक 8 सफ़े का विद इन द न्यूज़पेपर एवरीडे सेक्शन लॉन्च किया, विच वाज द कॉन्सेप्ट वाज अ बिजनेस न्यूज़पेपर विद इन द न्यूज़पेपर विद इन द न्यूज़पेपर का एलिमेंट था, जिसके हमने वो हमने कोई 1.5 साल चलाया। उसके बाद पाकिस्तान टुडे के हालात कुछ ऐसे गंभीर हो गए, क्योंकि मैं पाकिस्तान टुडे का उस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी था। तो मुझ पे ये जिम्मेदारी थी कि यार फाइनेंसेस वगैरह को मैनेज करना। मैंने काफ़ी बुरा किया मैनेज। तो अखबार का शुरू हुए 2.5 साल ही हुए थे कि हमें अंदाज़ा हुआ कि यार हमारे तो पैसे गए हैं ख़त्म, और तनख्वाहें शनख्वाहें देने में प्रॉब्लम होने लगा है। तो हमने कहा यार फ़ौरन खर्चे वर्चे कम करो। कुछ बंदे काम किए। सबसे जो आसान काम लगा कम करना, वो हमें ये लगा कि यार बाकी अखबार तो ज़रूरी है, प्रॉफिट बंद ये कर जो दो। बिजनेस न्यूज़पेपर साथ निकाला हुआ है इसको तो बंद करो ना।
तो काम तो हमने वही किया जो मजीद निज़ामी साहब ने बहुत साल पहले किया था, मगर फॉर डिफरेंट रीजन। तो मतलब मैं हम अपने आप को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि नहीं यार हमारी मजबूरी थी। तो खैर वो बंद हो गया। 2017 में जाके हमें लगा दोबारा से कि पाकिस्तान टुडे अब अपने इस लायक है कि हम एक बिजनेस पब्लिकेशन शुरू कर सकते हैं। तो मैंने अपना शौक दोबारा से, बट इस दफ़ा एक फोर्टनाइटली मैगजीन प्रॉफिट के नाम से फिर हमने शुरू किया, विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ वीकली मैगजीन। तो जगह तो मैं वही, क्योंकि बिजनेस रिकॉर्डर मेरा ख्याल है एक वीक प्रोडक्ट था। उस ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंटेंट की ज़रूरत भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अंदाज़ा हो रहा था कि यार सियासत ही हर चीज़ नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का इकोनॉमी से ताल्लुक है। अब तो शायद इनफैक्ट पॉलिटिक्स पीछे चली गई है और हर कोई जहाँ बैठते हैं लोग जीडीपी और तो आपने एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आपको कहना चाहिए कि आप इस वेंचर के थर्ड टाइम लकी हुए, मतलब पहले एक दफा नेशन में जी ट्राई जी किया, जी जी फिर जी दूसरी दफा जी पाकिस्तान टुडे में वेंचर थी आप कर पाए, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट इज अ सक्सेस स्टोरी। तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया पॉलिटिकल इकोनॉमी का। अब ये जो लफ्ज है, जॉइंट लफ्ज जो है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता। जब आपको आरिफ साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में बात करेंगे, तो तब क्योंकि वो तो दुनिया का हर अखबार पढ़ते थे, उनको शायद इस चीज़ का पता था। यहाँ पे जैसे अभी आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एज अ ड्राइंग रूम टॉकिंग पॉइंट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हर शहरी के लिए बाद में ये चीज़ डेवलप हुई थी। तो अब जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है एक बाकायदा शोबा है जिसके अंदर लोग बैठ के गुफ्तगू करते हैं, आप भी उसका हिस्सा हैं। तो क्या इसके अंदर जैसे शुरू में जैसे मैंने बात की थी कि आपको गैप नजर आया और अब आया प्रॉफिट जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को डील करता है, बिजनेस रिकॉर्डर मॉडल है, या फिर कुछ और ही चीज़ है? हाँ, नहीं, हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो इकोनॉमी पे नहीं है, स्पेशली अब नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमें लगता है कि एक नीड या एक जो गैप था वो काफ़ी हद तक अब मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें हम अपने आप को नहीं समझते प्रॉफिट को मेरा मतलब है टेलीविज़न वगैरह, उसको फुलफ़िल कर रहा है। इवन शाहजेब खानज़ादा भी, कामरान खान साहब भी कोशिश करते हैं। और तो इकोनॉमी, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ये बातें जो कि पहले सिर्फ इन्फ्लेशन तक होती थी और वो ये होती थी कि यार गरीब की कमर टूट गई वाली, और पेट्रोल बम और इस किस्म की बातें हुआ करती थी। न्यूज़ साइकिल का हिस्सा बन गई हाँ सारी हाँ खबरें। हाँ, एग्जैक्टली हिस्सा बन गई है। सो हमारा ज़्यादा फोकस जो है, जो कि वैसे भी हम अपने को बिजनेस पब्लिकेशन कहते हैं, इकोनॉमिक पब्लिकेशन नहीं कहते, तो हमारा ज़्यादा फोकस इज ऑन टेलिंग स्टोरीज ऑफ बिजनेसेस, सो विच इज़ लिटिल डिफरेंट। सो हम स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी स्टोरीज बताएंगे, कई दफ़ा स्टार्टअप्स की स्टोरीज बता रहे होंगे, बट इट्स लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग विच इज़ अगर आप बाहर से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी इस किस्म के आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। मगर अगर मैगजीन्स के फॉर्म में देखा जाए तो जैसे फॉर्चून मैगजीन है, फोर्ब्स है, नॉट द इकोनॉमिस्ट, बिकॉज वो अगेन ज़्यादा फोकस उनका इकोनॉमी के ऊपर है या पॉलिटिकल इकोनॉमी पे रादर। सो ये हमारा, अगर आप कहें, फोटे ये है हमारा। अच्छा, और वहाँ हमारे ख्याल से अभी भी एज सच कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल यूनिक उस तरह से प्रॉफिट है। अब जरा आ जाते हैं जो खबरें जो मुझे पता है, जो मैं लोगों को बताऊंगा, वो ये कि मैं जितनी देर आपके साथ, मतलब आपकी और मेरी मेज़ जो है वो बिल्कुल साइड बाय साइड होती थी, तो आपकी एक रोज़ जब प्रॉफिट मंडे या ट्यूसडे के दिन आता था, उसके बाद एक फायर फाइटिंग शुरू हो जाती थी कि आपने जब खबर लगाई किसके बारे में, तो उनका फ़ोन आ गया या उनके सेठ का फ़ोन आ गया या ज़्यादातर उनके वकीलों का फ़ोन आ गया कि ये आपने क्या कर दिया है। तो इससे दो सवाल, पहला कि आया हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी और तमाम कम्युनिटी है उनको जर्नलिस्ट्स के साथ डील करना नहीं आता? क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप उनसे जब सवाल पूछ रहे होते हैं स्टोरी से पहले, तो वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, अनरीचेबल होते हैं, वो आप वर्जन जो उनका है विदाउट कमेंट कई दफ़ा आपको देना पड़ जाता है। उसके बाद उनका मूड करता है कि जी अब इसमें कुछ तब्दीली ले आएँ, प्लीज़ हमारा वर्जन ले लें, ये ले लें। एक तो ये इस किस्म की मैंटेलिटी क्यों है, नंबर वन। और दूसरा, ये फायर फाइटिंग जो है, इज़ इट वर्थ ऑल द पेन जो आप लेते हैं मैगजीन को पकड़ने के लिए? मैं तो आपके साथ हूँ, क्योंकि जो सहाफ़ती हमारी वो है, उसके अंदर जो हमारे खून में है उसको हमने आगे लेके जाना है। बट एंड ऑफ द डे आपको ये सारी खप जो है लेनी पड़ती है। इज इट वर्थ इट? दोनों सवाल। वर्थ इट का तो मैं पहले दूसरे का जवाब दे देता हूँ। वर्थ इट का तो ये है कि मुझे तो मज़ा आता है, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी कॉल करे तो मेरी भी बूस्ट होती है, और थोड़ी मिन्नतें करे, चाहे तड़ी भी करा रहा हो, दोनों चीज़ें, बट एटलीस्ट आपको लगता है कि यार आप इम्पोर्टेंट हैं, एग्जैक्टली। और आपको पता ही है असद के हमें एज अ फैमिली इम्पोर्टेंट होने का कितनी आदत है। तो वो आदत जो है, जो कि ऑब्वियसली उसके बाद नवाइबक और जिस ग्रुप से हमारा फैमिली का ताल्लुक है,
तो वो उस तरह से ग्रो नहीं किया जिस तरह बाकी मीडिया किया, तो पाकिस्तान टुडे भी वो जगह नहीं बना सका अपनी कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती रहे, और भी चैनल वैनल नहीं लॉन्च किया ये वगैरह। बट तो प्रॉफिट के ज़रिए कम से कम थोड़ी बहुत वो जो एक अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस वाली जो एक नीड होती है, पता नहीं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में वो किधर कहीं है या नहीं है, मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं है, वो ठरक वाली कैटेगरी में वो कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाती है, तो वो तो मज़ा आता है। इज इट फाइनेंशियली इसकी सेंस बनती है नहीं बनती? आई थिंक थोड़ी बहुत तो बन ही जाती है, मतलब एटलीस्ट तनख्वाहें शनख्वाहें निकल आती हैं। हर साल हम अपने स्टाफ की इंक्लूडिंग आर्सेस कुछ रेज वेज भी लगवाई लेते हैं, तो ठीक है। नहीं, प्रिंट इंडस्ट्री में ये बात करना तो बहुत आजकल के दौर में बड़ी हाँ, बात है। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है प्रिंट इंडस्ट्री में प्रॉफिट शायद एक इकलौता प्रोडक्ट है जो कि पिछले 5-6 साल से जिसकी रीडरशिप भी और प्रिंट सर्कुलेशन भी, मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ, वो भी ग्रो कर रही है। सो ये एक हम टाइड के अगेंस्ट चल रहे हैं कामयाबी से। ऑब्वियसली आई कांट से द सेम अबाउट पाकिस्तान टुडे, फॉर दैट मैटर इवन डॉन के हालात जो हैं इन टर्म्स ऑफ इनकी प्रिंट की सर्कुलेशन वो काफ़ी नीचे गए हैं, और इवन उनका रेवेन्यू नीचे जा रहा है। जंग न्यूज़ आई नो जो पहले हर साल अपना टारगेट बढ़ा के देते थे, वो हर साल अपना नीचे कम किए चले जा रहे हैं। सो प्रॉफिट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग। दूसरा जो आपने कहा कि पहला सवाल जो था, हाँ, पहला सवाल आपका था कि मेंटालिटी, वो मेंटालिटी हम लोगों ने बनाई है, देखें हमारे यानी हमारे बड़ों ने बनाई है एंड औरों के बड़ों ने, कि होता ये था कि भाई जो इश्तिहारी पार्टी है ना उसके बारे में तो जनरली बात ही नहीं करनी। उसकी 2 वजह होती थी। इश्तिहारी पार्टी जरा आप एक्सप्लेन कर देंगे, 2 महीने इसके। हाँ, इश्तिहारी पार्टी से गवर्नमेंट नहीं है, इश्तिहारी पार्टी से मुराद है कि कॉर्पोरेट बैंक्स हो गए, ये एफएमसीजी कंपनीज, नेस्ले, कि यार इनके बारे में तो कोई खबर खास देनी नहीं सवाए द प्रेस रिलीज दैट दे इशू। तो वो खुद अपनी प्रेस रिलीज इशू करते थे, हम वो बस प्रेस रिलीज लगाते थे। पंगा नहीं लेना, पंगा भी नहीं लेना, और दूसरा ये कि उनकी कोई एक्स्ट्रा तारीफ भी नहीं करनी। अच्छा, ये तारीफ क्यों नहीं करनी? तारीफ इसलिए नहीं करनी कि वो जो न्यूज़ रूम का जो भी न्यूज़ एडिटर होता था ना, उसकी खिंचाई हो जाती थी अगले दिन के, यार ये तुमने इस कंपनी का नाम खुद से, यानी एक तो ना प्रेस रिलीज आई, मार्केटिंग वाले ने फॉरवर्ड की लगा दी, वो खुद से तुमने किसी इश्तिहारी पार्टी का नाम क्यों प्रमोट किया फ्री में? तो जरूर तुमने लिफाफा पकड़ा होगा। ये एक ज़हनियत थी हमारी, जो कि कोई छूटी भी नहीं थी। मतलब माशाल्लाह हमारे सहाफ़ी लिफाफा लफ्ज़ ऐसे ही नहीं इजाद हुआ। यानी कि जो ऑलरेडी आपके साथ एडवर्टाइज कर रहा है एक बंदा, उसको आपने एडिशनल प्रमोशन किसी भी मद में नहीं देनी, चाहे वो गलती से भी क्यों ना हो, चाहे वो अनलेस कि वो मार्केटिंग वाले ने एज ए पार्ट ऑफ अ डील की हो। अगर न्यूज़ रूम वाला या रिपोर्टर कर देता था तो वो एक शक की निगाह से देखा जाता था। सो पॉजिटिव नेगेटिव तो ऑब्वियसली इश्तिहार बंद हो जाते थे। हमने उनकी आदत बना दी, अब आ गया प्रॉफिट। हाँ, अब हम आते हैं, हम उनकी आदत को जब शुरू में तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बड़े नाराज़ होते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि भाई आपने ये तो हमने मतलब ये हमने ये कहा था, उसके अलावा जो आपने बातें उसमें लिखी अपनी तरफ से, मतलब वो कैसे, ये तो जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है। रिसर्च करना, हाँ, रिसर्च करना, किसी और से, किसी कंपेरेटर से बात करें, तो उनके जहन में ये था कि ये तो यानी दे यूज्ड टू टेल अस कि ये जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है। तो हम सोचते थे कि अब उनके एथिक्स का जहन उनका बन गया हुआ है, तो वो समझते शायद ऐसे ही होता है कि जो हम इशू करें वो एज इज, क्योंकि इतने सालों से इतने सालों से, हाँ, तो ऑब्वियसली उसको उनको चेंज करते हुए अभी भी अभी इवन कल भी हमने एक स्टोरी की थी, उसके ऊपर किसी ने मुझे मैसेज किया कि यार आपने तो बिल्कुल ही बहुत ही तारीफ़ें कर दी। दूसरे ने कहा, मतलब कोई नाराज़ था, कोई खुश था। बट जनरली हमारा हम खुश तब होते हैं अपनी स्टोरी से जब 2 पार्टियों में लड़ाई हो, हमने स्टोरी की और दोनों नाराज़ हो। तो जब कोई एक नाराज़ होती है और एक खुश होती है तो हमें लगता है कि यार ये कोई बात, लगता है कुछ हमसे वो अच्छा जर्नलिज्म शायद नहीं हो सका। जब ऑब्वियसली हमने तो अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की होती है, बट वी वांट के सब नाराज़ हों। उसका फिर नुकसान ये होता है कि हमारे इश्तिहार बंद हो जाते हैं, केसेस हो जाते हैं। मेरा आईडी कार्ड इस वक्त भी एज वी स्पीक ब्लॉक है, मेरे बैंक अकाउंट ब्लॉक है, क्योंकि एक हमने जहांगीर सिद्दीकी पे स्टोरी की थी, आप काटना चाहिए तो काट दीजिए। नहीं, हमें काटना, उसी पे आना चाह रहा था मैं कि जो एक्सट्रीम एग्जांपल हमने इस चीज़ की देखी वो शायद ये जेएस वाला केस था, जिसके अंदर आप भी थे, यूसुफ आपका कजन मेरा भाई वो भी था उसके अंदर, और हमारी टीम भी थी, जो लेकिन हमारे कोई एक्स कॉलीग्स भी थे, मैं सिर्फ चाहता हूँ उसके अंदर आप उनकी जो तरीके वारदात थी वो जरा बताएं ऑडियंस को, ताकि उनको अंदाजा हो कि इतनी बड़ी कंपनी जो है अगर आपको स्ट्रॉन्ग आर्म करनी चाहती है ऐसी पब्लिकेशन को या किसी भी चीज़ को, तो वो कैसे करते हैं।
अच्छा, सो जेएस के केस में हमने एक स्टोरी करनी थी, हमने जेएस वालों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ने 1 घंटा हमें अपनी कहानी सुनाई, और 1 घंटा कहानी सुनाने के बाद ये कहा कि यार इसको यूज़ नहीं करना, वी डोंट वांट टू गिव, ये तो हम सिर्फ आपकी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए। तो उन्होंने कहा यार ये तो फिर हम लिख देंगे। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था? हाँ, हमने मान लिया कि जी ठीक है कि अभी बस गपशप कर रहे हैं, तो गपशप में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एनीवेज हमने वो स्टोरी पब्लिश की और हमने ये लिखा कि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इवन तो जो वो हमें बातें समझा रहे थे हमने किसी और तरह से उसको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया कि ताकि रीडर को कम से कम बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर मिले। खैर वो नाराज़ थे। इससे पहले बाय द वे इस कॉन्वर्सेशन से बिल्कुल पहले असद आपकी और मेरी मीटिंग हुई थी इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से हम दोनों लाहौर में। तो जेएस ग्रुप जो है वो प्रॉफिट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, दे वांटेड टू बिकम अ शेयर होल्डर इन प्रॉफिट, जिसके लिए एनडीए, मैं गवाह हूं उस चीज का। जी, आप मेरे साथ ही गए थे वहाँ, हमने सैंडविचेस खाए थे उनके फैंसी ऑफिस में बैठ के। तो उन्होंने उसमें एक बात मैंने उनसे पूछी थी इमरान साहब से, जो उनके सारी चीज़ों को डील करते हैं, कि जी आप हमें ख़रीद इस वजह से रहे हैं कि आप अपनी मर्जी की स्टोरियां लगवाना चाह रहे हैं, या आप इस वजह से खरीद रहे हैं कि यू लाइक द प्रोडक्ट एंड यू जस्ट वांट इट एज अ बिजनेस, आप उसको इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें आपके जर्नलिज्म वगैरह में और आपकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को हम नहीं करेंगे, आप लोग इसको रन करेंगे। और तो दिस वाज द फर्स्ट केस। मैंने बल्कि इमरान का आपको तब कहा भी कि जी ये टेस्ट है कि अब हम आप ही की स्टोरी आई है तो आप बताएं। तो जब स्टोरी ख़त्म हो गई तो उन्होंने फ़ोन करके बस मुझे ये कहा कि बाबर भाई ये तो आप जो है यार ये आपने अच्छा नहीं किया, बट चले कोई बात नहीं होता है। तो मैंने भी कहा ठीक है यार, नॉर्मल जिस तरह और लोग मुझसे नाराज़ होते हैं थोड़े बहुत, बट वी स्टिल ऑन टॉकिंग टर्म्स, दैट्स फाइन। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने जेएस बैंक वाज एक्वायरिंग बैंक इस्लामी, तो हमारी बैंक इस्लामी के साथ एक एनुअल डील थी प्रॉफिट में, हर हफ्ते मेरे ख्याल इश्तहार आता था, वो बंद हो गई। उन्होंने बंद करवाई, ऑफ कोर्स उन्होंने, वो अब नए ओनर्स वो थे तो उन्होंने बंद करा दी। और मतलब इनफैक्ट वो डील उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो बीच में बंद कर दिया विदाउट इवन फॉलोइंग द एग्जिट क्लॉज जो उसके अंदर थी। एनीवे साथ उन्होंने फिर हम पे थोड़ी देर के बाद पता लगा कि किसी ने मुझे एक दिन भेजा 2-3 महीने आफ्टर द स्टोरी वाज पब्लिश्ड, जंग अखबार के बैक पेज की क्लिपिंग भेजी जिसमें खबर लगी हुई थी कि मुकामी अखबार के मालिकान के अरेस्ट वारंट जारी। तो वो मुझे कहते, तो वो हमारे नाम था जिसमें मरहूम आरिफ निजामी साहब जी वो फौत हो चुके हुए थे, तो वो भी उनके भी रेस्टोरेंट जारी हो चुके थे वो तो खैर ये तो अरेस्ट वारंट का जारी थे। उन्होंने बेसिकली क्रिमिनल केस फाइल किया। उन्होंने से मुराद एक्चुअली किया तो जेएस ने, मगर उनका तरीका वारदात जो आपने पूछा वो ये था कि उन्होंने अपने एक ब्रांच मैनेजर जो कि ठट्ठा अंदरून सिंध में एक ब्रांच मैनेजर है उनके, उसके थ्रू केस फाइल करवाया, विच इज़ अ प्राइवेट कंप्लेंट, यानी कि इंडिविजुअल ने केस फाइल किया कि ये मेरे खिलाफ क्राइम कमिट किया, मुझे कुछ हुआ, ऐसे नुकसान हुआ, हाँ, यानी मेरे खिलाफ क्राइम कमिट हुआ है। तो वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है कोर्ट में। तो ठट्ठा के सेशन जब कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है, इसलिए मैं जज साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बाकी मतलब मगर आप खुद ही समझ जाइएगा। से जज साहब होंगे कोई? नहीं, मैं नहीं ऐसा कहता हूँ, केस अभी भी चल रहा है। मैंने कह दिया, नहीं आप जो मर्जी के, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। और वो जो कुछ भी थे वो जाने, बट उन्होंने वो केस को एडमिट किया, विच मीन्स कि उन्होंने उसके आर्ग्यूमेंट सुने। जैसे इसमें होता है क्रिमिनल केस में आप वन साइड के आर्ग्यूमेंट ही सुनते हैं, और अगर आपको लगे कि यार इसकी सेंस बनती है केस की, तो आप एडमिट कर लेते हैं, और उसके बाद आप ये समन जारी करते हैं, अरेस्ट वारंट भेजते हैं। अरेस्ट वारंट और कोई नहीं होते, बेसिकली होते हैं कि मेरे कोर्ट में पेश हो। तो वो उन्होंने किसी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया जज साहब को, किसी तरह आप खुद ही समझ जाए, बहुत से तरीके होते हैं पाकिस्तान में, वो कि ये केस एडमिट होना चाहिए कि जी उनके खिलाफ क्राइम कमिट, जबकि जेएस की तो ब्रांच मैनेजर का कोई ताल्लुक नहीं था। उसने ये कहा कि जी मेरी इतनी ये मैगजीन पढ़ा जाता है और इससे तो ब्रांच के अंदर जो है बैंक रन हो गया, मेरे इतने इन्वेस्टमेंट मतलब डिपॉजिट चला गया। ठट्ठा में जी बिल्कुल। अब हमें तो पता ना हमारा मैगजीन कितना पढ़ा जाता है। ठट्ठा में बड़ी वावा सर्कुलेशन है। जी बिल्कुल जेएस के मुताबिक उस ब्रांच मैनेजर के मुताबिक, लेट्स पुट इट दिस वे टेक्निक। खैर जी, तो वो उन्होंने केस एडमिट कर दिया, और उसके बाद से क्रिमिनल केस में होता ये है कि जिस पे आप केस फाइल करें उसको खुद पेश होना होता है, एवरी हियरिंग। सो ये नहीं हो सकता कि आप वकील चला जाए आपके बिहाफ पे। सो ऑन एवरी हियरिंग यू हैव टू बी प्रेजेंट योर सेल्फ, विच बेसिकली मीन्स के लाहौर से कराची 60,000 रुपये का टिकट, होटल में स्टे 25-30 हज़ार रुपये का, ये मैं फी बंदा कह रहा हूँ। मेरा 4 या 5 लोगों पे केस था, 6 लोगों पे शायद था। आरिफ साहब फौत हो गए, थोड़े से पैसे मारे बच के नॉट वो तक। और उसके बाद आपने ऑब्वियसली अपना दिन ख्वार हो गया, आपने ठट्ठा जाना है बाय रोड, वहाँ जाके पेश होना है, ख्वार होना है, और इसका हेयरिंग्स लगती रहेगी। आपको रगड़ा लगाना चाहता है, आपको नुकसान, हमें नुकसान पहुंचा।
तो हमने खैर ऑब्वियसली अच्छा वो हमने इस पर टेंशन नहीं ली और जब टेंशन नहीं ली और जब हाई कोर्ट में हमने करके स्टे लिया, मगर वो जज साहब माशाल्लाह फिर भी इतने समझदार थे कि वो हाई कोर्ट ने उनको ज़रा तंबी तो किया, यूजिंग द राइट उर्दू का वर्ड, बेसिकली तरह का डांटा है कि यार ये आपने क्या किया। उन्होंने डिस्पाइट के स्टे ऑर्डर हो गया था, उन्होंने प्रिटेंड किया कि शायद असल में ऐसे हुआ, जज साहब माफ़ कर दीजिए, वो जज हैं, हाँ जज है, सॉरी जज साहब, एक और ना केस रुक जाए। तो उन्होंने मेरे फिर भी नादरा को और एसबीपी को लिख दिया कि जी इनके अकाउंट्स फ्रीज कर दीजिए, कोई पेश नहीं हो रही, जबकि पेश होना हाई कोर्ट ने आज दिन तक बंद है, जो आज के दिन तक बंद है, मैं खुलवा रहा हूँ। इवन तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया खुलने का, मगर अब वो भी जो हमारे नादरा का सिस्टम है, और ये सिंध हाई कोर्ट है, ये सिंध हाई कोर्ट ने ठट्ठा के जज को स्टे दे दिया कि जी वहाँ नहीं केस सुना जाएगा जब तक कि यहाँ इस्टेब्लिश नहीं होगा कि ये केस ठट्ठा में इसी को तुक भी बनती है या नहीं बनती है कि ये केस होने की। खैर एनीवेज, तो वो उस हमने इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं ली, मतलब पैसे तो ऑब्वियसली हमारे लगे और तकलीफ भी थोड़ी बहुत हुई। तो उसके बाद पूरी जब स्टोरी का उसका एक फॉलो अप स्टोरी, एक नई डेवलपमेंट हुई, SECP ने लॉ चेंज कर दिया, उस चक्कर में हमने उसके ऊपर एक फॉलो अप स्टोरी कर दी। फॉलो अप स्टोरी की तभी परसों पता लगा कि हमारा उन्होंने JS ने एक और क्रिमिनल केस हमारी उस फॉलो अप स्टोरी पे फाइल कर दी। शुक्र है इस दफ़ा, वैसे टू गिव देम क्रेडिट, उन्होंने इस दफ़ा कराची में ही फाइल किया जहाँ तुक बनती है, चले कराची में क्योंकि उनका हेड ऑफिस है, तो चलो कराची। अब आपके पास 2 केसेस हैं JS के हवाले, आप बहुत मशहूर हैं JS क्वार्टर्स में, वो केस आपके ऊपर ही मैं बड़ा फेवरेट हूँ। तो इससे बात ये समझ आई कि आप अगर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल या किसी भी किस्म का जर्नलिज्म करना चाहते हैं और अगला जो बंदा खड़ा है वो बहुत बड़ा है, तो उनके पास इसके अंदर कानून के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अगले को तंग करके जिच करके अपना काम करवा सकते हैं। बिकॉज डेफेमेशन दुनिया भर में एक सिविल डिस्प्यूट, सिविल ऑफेंस है, यहाँ पे अभी क्रिमिनलाइज्ड है जी। दोनों ऑप्शन हैं, ज़्यादातर लोग तो सिविल ऑफेंस ही, सिविल आपको इन्होंने क्रिमिनल किया, इन्होंने क्रिमिनल की। बेसिकली जितने 2 नंबर लोग हैं ना जो इस लॉ को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए क्रिमिनल केस में सज़ा आपको सिर्फ एक हो सकती है, वो जो कि जेल है, या फाइन वाइन नहीं होना इसके अंदर, यानी कि द एक्चुअल सज़ा इज़ कि जेल होएगी, ठीक है। तो ये उस हद तक इसको क्रिमिनल केस को प्रूव करना भी तकरीबन नामुमकिन काम है, तो ये नहीं होने वाली बात, इसमें सिर्फ मकसद है ख्वार करना। बट असल ऑल सेड एंड डन, मैं उन सहाफ़ियों को ज़्यादा अपने से बहुत बड़ा समझता हूँ जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़, उनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ तो खुदा ना खास्ता कोई नहीं लिख रहा या बोल रहा, बट उनकी कोई अगर कोई भी चीज़ अगर अगर वो कोई इलीगल एक्ट फ़ौज कमिट कर रही है तो उसके अंदर उसके बारे में करते हैं, बिकॉज वहाँ आपको डर होता है कि आप चुके जाएंगे, आप शायद मारे जाएंगे, आपके साथ पता नहीं क्या होगा, आपका मेंटल मरीज़ का बना के भेजेंगे। मैंने पर्पसली पाकिस्तान टुडे में भी थोड़ा सा अपनी सहाफ़ती जो एक वो जज्बा है उसको नीचे रखा हुआ है, ये सोचे कि यार दैट इज़ प्रॉब्ली नॉट द प्राइस दैट आई एम विलिंग टू पे, जो और पे कर रहे हैं। तो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अज्यूमिंग के इनमें से कोई ऐसे ना हो जो गोली शोली मरवा दें, मगर ज़्यादातर कारोबारी लोग जो हैं उनका यही वर्स, मतलब ज़्यादा इश्तहार बंद करेंगे, दूसरा ये है कि आप पे केस फाइल कर देंगे, को बहुत बुरे होंगे तो क्रिमिनल वाला केस फाइल करेंगे, बट स्टिल। अच्छा, इससे ये बात समझ आती है कि JS बैंक के केस में चूंकि उनको सारा जो उनका MO था वो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने या तो किसी से पूछ के पहली दफा बड़ी अच्छी तरह की है, या ये बदतदरीज करते हैं, नहीं ये करते रहते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग करते रहते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा जब हम मिले थे उनसे रिगार्ड, अच्छा वो तो मैं भूल ही गया बताना, ऑब्वियसली दे डिड नॉट इन्वेस्ट विद अस, सो वो तीसरी कीमत हमने वो अदा की कि इन्वेस्ट भी नहीं किया, हमारी या इश्तिहार में हमारा मूड इतना अच्छा करके सैंडविच ला के भेज दिया, कुछ किया वैसे सैंडविच हमने खाया। तो सॉरी क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पहले भी ये किया होगा। हाँ, तो वो जब हम मिले भी थे तब भी उसने बताया था कि जी मैं तो आपको उसके साथ भी है, इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट, JS ग्रुप एंड दिस पर्सन इमरान जो कि उनके अब JS बैंक के आई थिंक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, पहले शायद ग्रुप के थे, वो ये सारा कुछ इनके लिए करते हैं। वो इसीलिए जहांगीर सिद्दीकी साहब के बहुत क्लोज है, बिकॉज ही इज देयर, मतलब उनका एक कण टुट्टा बंदा नहीं होता कि जो वो सारे ऐसे मामला पुलिस। इनफैक्ट मुझे यूसुफ बता रहा था जब आप सिंध हाई कोर्ट में थे, यूसुफ के कुछ जानने वाले और भी थे वहाँ पे जो JS बैंक के इसी किस्म के किसी केस के अंदर वहाँ पे आए हुए थे, पेश हुए थे। एग्जैक्टली जब हमारा क्या था दोनों के साथ, हाँ, तो दोनों से दो ही डेफेमेशन के क्रिमिनल को दोनों पता लगा कि दूसरी साइड पे JS नहीं किया हुआ, तो ये उनका एक तरीक़ेकार है। ऑब्वियसली लॉ के अंदर गुंजाइश मौजूद है
तो मतलब मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, किसी को मैं कंटोटा कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, मैं साथ कहता हूँ, ये सब एलिजिडली मैं कह रहा हूँ, ताकि इस पे मेरे ऊपर एक और केस ना हो तो कम से कम मैं डिफेंड करता हूँ, केस वो करेंगे। ये तो देखिए ना, आपकी ऑब्वियसली सहाफत की हद तक तो कुर्बानी है कि आप इतना ज्यादा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी प्रॉफिट के एडिशंस आ रहे हैं, कहाँ आप जैसे कह रहे हैं सर्कुलेशन भी बढ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी एक चीज मैं चाहूंगा वो करें कि प्रिंट इंडस्ट्री एज अ होल, अब प्रॉफिट जैसी यूनिक नीश प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि आपको याद है हमने फैशन मैगजीन में भी किया था, कोविड ने उसका टोटली फारग कर दिया, उसके बाद से सारे अब कोई फैशन मैगजीन नहीं आता। सो क्या आपकी जो नीश है उसको आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं? और सेकेंडली कि प्रिंट इंडस्ट्री के अंदर अब क्या फ्यूचर है, मतलब लोग अखबार अभी भी छप रहे हैं, बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं? हाँ, सो एक तो देखिए प्रिंट इंडस्ट्री का एज अ प्रिंट प्रोडक्ट तो शायद कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है, बिकॉज चाहे आप उर्दू अखबार ले लें, चाहे अंग्रेज़ी अखबार ले लें, मैगज़ीन्स तो मेरा ख्याल है शायद बंद ही हो चुके हुए हैं। सो वो मैं ये बाय जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कोई एक दो मैगज़ीन हमारे जैसे होंगे, कोई एक दो तो चल रहे अखबार, हाँ मैं चल रहे हैं, बट सर्कुलेशन सबकी नीचे जा रही है। देखिए अपने ये नंबर्स तो डिस्क्लोज नहीं करते, बिकॉज मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे नंबर्स पे बात करनी चाहिए। सो इनमें से कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं एक्सेप्ट फॉर वन, विच इज़ जिससे हमें पता लगता है कि उनका इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो जो डेली टाइम्स अखबार है वो एक कंपनी मीडिया टाइम्स का प्रोडक्ट है, एंड विच इज़ अ लिस्टेड कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो उनको अपने हर 3 महीने के बाद फाइनेंशियल डिस्क्लोज करने होते हैं। अच्छा, पहले ही होता था कि मीडिया टाइम्स के अंदर उनके डिफरेंट चैनल्स भी होते थे और डेली टाइम्स होते थे, यानी रिजल्ट जब आते थे तो पता नहीं लगता था कि डेली टाइम का क्या सिचुएशन है और टीवी चैनल में क्या सिचुएशन, बिकॉज इट वाज वन कंपनी। अब क्योंकि उनकी बाकी सब चीज़ें बंद हो चुकी हुई हैं, सब डेली टाइम ही है, तो उसको जब देखा रिसेंटली तो अंदाज़ा हुआ उनके फाइनेंशियल जो लेटेस्ट आए कि उनका पिछले 6 महीने में उनका जो रेवेन्यू था, ये मैं सर्कुलेशन एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो उनका 6 महीने में आधे से भी कम हो गया, यानी कि जस्ट विद इन 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने और इस 6 महीने में। और उससे पिछले 6 महीने में भी तो कहने का मकसद ये है कि, और मतलब इट्स बेसिकली अ बैंकक्रप्ट कंपनी, इंसॉल्वेंट है, नेगेटिव इक्विटी है, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कई मतलब पता नहीं मुझे सही अमाउंट अब इस वक्त याद नहीं है, पर मेरा ख्याल है अरब से ऊपर की उनकी नेगेटिव इक्विटी है, और वो अभी भी कहने को चला रहे हैं, पता नहीं कैसे चला रहे हैं, वही पता मतलब लोगों के पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा, और सून कोई ना कोई अखबार, मैं ज़्यादा इंग्लिश का इसलिए कह रहा हूँ, हम खुद इंग्लिश जर्नलिज्म में मैं इस वक्त हूँ, पहला कतरा बन के अपने आप को बंद करेगा। और मेरा ख्याल है जब वो कोई पहला कतरा बनेगा तो उसके पीछे डोमिनो इफेक्ट आएगा, उसके पीछे डोमिनो इफेक्ट इसलिए आएगा। मुझे लगता है कि बहुत से अखबार के मालिकान जो हैं तो ये वेट कर रहे हैं कि यार हम पहले ना हो, पहल को करें, आपको पहल करें, बिकॉज ईगो की बात है ना। वैसे भी आपको पता है मीडिया के अंदर दिस इज एक ईगो ट्रिप है मीडिया के ओनर होना, तो वो उसको बंद करना जो है वो फिर बड़ा बुरा लगता है। चैनलों वालों से पूछो, वो तो आए दिन बंद करते रहते हैं। चैनल वाले करते हैं, मगर चैनलों को इतने ज्यादा हैं कि वो शायद पता भी नहीं लगता, बंद हो गए, हाँ वो अननोटिस चले जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली मतलब जब ये डेली टाइम्स का जो संडे मैगजीन था, जो कि एक ज़माने में लोग जब सुबह उठते थे संडे को तो सबसे पहली चीज़ वो संडे मैगजीन खोल के, जी उसमें उन्होंने फोटोज़ देखनी होती थी पार्टी वार्टी की भी और अपनी भी, औरों की भी, तब इंस्टाग्राम नहीं होता था। वो जब बंद हुआ तो किसी को पता भी नहीं लगा। मैं अभी भी कुछ लोगों को बता दूं, कहते अच्छा वो बंद हो गया। अच्छा, मतलब इस बात को भी मतलब कई साल हो चुके हैं कि वो बंद हो गया, बट इट वाज सच अ नॉन इवेंट। तो शायद ये खुद ही हमने सोचा हुआ कि यार हमें बंद नहीं करना, बट जब बंद करेंगे तो शायद लोग नोटिस ही ना करें कि यार ये अखबार भी बंद हो गया, मतलब डॉन भी बंद हो गया, ट्रिब्यून भी बंद हो गया, न्यूज़ भी बंद हो गया। मेरे ख्याल है कोई इतना शोर नहीं मचेगा, क्योंकि एक दो शायद रहने भी चाहिए वैसे। सो इसका बेसिकली पॉइंट ये आप क्रिएट कर रहे हैं कि इवेंचुअली जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं एसेट्स की आप उन पे फोकस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वन नीड्स टू रियलाइज, आई थिंक बात बहुत ज़्यादा कही जा चुकी है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा कि यार वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़ नॉट न्यूज़पेपर। सो मीडियम क्या है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अलबत्ता उसको अब आपने चेंज कैसे करना है। प्रॉब्लम ये है प्रिंट मीडिया का कि प्रिंट मीडिया को आदत है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड नॉट सर्कुलेशन वॉज नॉट द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो अब जब प्रिंट की सर्कुलेशन कम होती है तो लोग ऐड भी देना कम कर देते हैं। ऐड की जब रेवेन्यू कम होता है तो खर्चे आपके वो वाले वैसे ही हैं, आप पे तनख्वाहें शनख्वाहें, कंटेंट क्रिएशन के तो पैसे लगने हैं, खासतौर पर अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो ऑनलाइन पे आपका कंटेंट चलेगा, लोग ऑनलाइन पे पढ़ तो रहे हैं, सो वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं वो कंटेंट, मगर ऑनलाइन पे जो CPM है यानी कि जो ऑनलाइन एड्स हैं उसका रेवेन्यू इतना कम है
कंपेयर टू जिस प्रिंट के इश्तहार की हमें आदत पड़ी हुई है कि यार डॉन का इश्तहार 7-8 लाख रुपए का एक इश्तहार है, तो यहाँ 7-8 लाख रुपए डॉन को इकट्ठे करते करते आधे पाकिस्तान को पढ़ाना पड़ता है, डॉन फिर जाके 7-8 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। मैं उन बैनर एड्स की बात कर रहा हूँ। तो मतलब उसके ऊपर पूरी एक पब्लिकेशन और एक पूरे मीडिया ग्रुप को चलाना जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर बड़ा मुश्किल है। इस पे कुछ यूट्यूब चैनल्स तो चल सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को 8-10 लाख रुपया महीना आ जाए, 25-30 लाख रुपया भी महीना आ जाए, ग्रेट। बट एक ऐसी पब्लिकेशन जिसके कई करोड़ रुपए महीने का एक्सपेंस है, वो इन डिजिटल मीडियम से अभी तक कम से कम पूरा नहीं हो रहा, विच इज़ वेयर वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लगाई है, पे वॉल लगाई है अपने कॉन्टेंट के ऊपर। हमने जब शुरू किया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, फिर थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डिप आ गया, मतलब उस तरह से ग्रोथ रुक गई। एंड देन बट अभी रिसेंटली हमें थोड़ा सा उसमें कुछ अपना मॉडल चेंज किया है, तो वी रियलाइज्ड कि इट इज़ एक्चुअली वायबल है, इट इज़ वायबल। इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन इज़ नाउ ओवरऑल नहीं, बट हमारा जो लार्जेस्ट एडवर्टाइज़र है उससे अब ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू सोर्स हमारा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, जो कि डिजिटल सब्सक्रिप्शन है मोस्टली, which basically means कि if we have to offend an advertiser, if we have to choose between offending an advertiser and short-changing our reader, advertiser को offend करेंगे। we should मतलब रीडर्स अगर इस तरह से सपोर्ट करते रहे तो वी शुड बी ऑफेंडिंग द एडवर्टाइजर विदाउट एंड वी शुड बी वरीइंग अबाउट द रीडर एंड नॉट एग्जैक्टली। सो अगर वो चीज़ जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अचीव हो जाएगी, अगर वो हो जाती है तो आई थिंक मतलब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। चलें, तो बेहतरीन है। और आई थिंक आपने एंड में जाते जाते ग्लिमर ऑफ होप दी है अखबार पढ़ने वाला। आपका दूसरा प्रोग्राम वो जो है ना मुस्बत शो पे मैं और अली बात करते हैं, और पाकिस्तान में अगर 2 लोग जो अखबार बहुत शौक से पढ़ते हैं, मैं और अली रह गए हैं, आप भी तीसरे मेरे ख्याल में शामिल हो गए। नहीं, वैसे मैं इतना नहीं पढ़ता। चले नाज़रीन, बाबा साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बाबा साहब इनफैक्ट हमारे इस शो के निज़ाम वक्त के पहले गेस्ट एंड व्हाट अ वे टू स्टार्ट दिस न्यू शो। ये आपको वीकली तौर पे 1-2 एपिसोड्स मिला करेंगे मेरे साथ और किसी गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।